आज का हमारा विषय है ओएमआर हेराफेरी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे फेल होने वाले स्टूडेंट्स टॉपर बन गए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये एक ऐसे जबरदस्त परीक्षा घोटाले का पर्दाफाश करने वाला है जो राजस्थान में सालों बाद सामने आया और जिसने हजारों छात्रों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई स्टूडेंट जो फेल हो रहा हो वो अचानक टॉपर बन जाए, और वो भी बिना नकल किए, बिना पेपर लीक के? यही वो सवाल था जिसने राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी को कई सालों तक उलझाए रखा। और इस अविश्वसनीय कहानी का सबसे बड़ा सबूत ये रहा। जरा सोचिए, एक कैंडिडेट जिसके -6 मार्क्स आए थे, -6, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में 259 मार्क्स के साथ अपनी जगह बना लेता है। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी, ये एक बहुत ही शातिर और सोची समझी साजिश की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अब इस डिजिटल डकैती की परतें खोलते हैं। इसे नाम दिया गया ओएमआर खेला, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ये किसी भी आम घोटाले से कहीं ज्यादा चालाकी से किया गया था। इस पूरे खेल के सेंटर में थी ओएमआर शीट। हम सब जानते हैं, ये वो शीट होती है जिस पे हम गोले भरते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत सिक्योर मानी जाती है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मशीनें सब कुछ पढ़ती हैं, इंसानों का कोई काम नहीं होता। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, घोटालेबाजों ने इसी भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कैंडिडेट एग्जाम हॉल में गोले भरता है, वो शीट एग्जाम बोर्ड पहुंचती है और उसे स्कैन किया जाता है। अब आता है असली ट्विस्ट। यहीं पर एक टेक्नीशियन उस स्कैन की हुई डिजिटल इमेज को ही फोटोशॉप से बदल देता है, मतलब असली शीट वैसी की वैसी रही। इसके बाद ये बदली हुई नकली फाइल आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दी जाती है और नतीजा, एक फर्जी टॉपर दुनिया के सामने आ जाता है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि असली कागज वाली ओएमआर शीट को कभी छुआ तक नहीं गया। सारा का सारा खेल डिजिटल लेवल पर हुआ। ये एक डिजिटल कट एंड पेस्ट जॉब था। सही जवाबों को कॉपी किया गया और कैंडिडेट की स्कैन की हुई शीट पर पेस्ट कर दिया गया। ये इतना सफाई से किया गया कि पहली नजर में इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो ये घोटाला हुआ कैसे, ये तो हमारी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग थे। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि ये सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैठे लोगों का एक पूरा का पूरा गैंग था। इस नेटवर्क में शामिल थे संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल, जो खुद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सरकारी कर्मचारी थे, और उनका साथ दे रहे थे शादान खान और विनोद कुमार गौड़। ये उस प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी थे जिसे डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मतलब सरकारी लोग और प्राइवेट कंपनी वाले दोनों की मिलीभगत के बिना ये घोटाला हो ही नहीं सकता था। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। इस गैंग ने 2019 में हुई कम से कम 3 बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं को अपना निशाना बनाया था। इनमें सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर जैसी बड़ी भर्तियां शामिल थीं। सालों तक ये राज दबा रहा, तो फिर ये सब सामने कैसे आया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां लंबी जासूसी और कड़ी मेहनत ने इस सालों पुराने अपराध का पर्दाफाश किया। न्याय की रफ्तार कितनी धीमी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। ये घोटाला हुआ 2019 में और पहली गिरफ्तारी होते होते लगभग 5 साल लग गए। ये सब शायद कभी सामने ही नहीं आता अगर एक दूसरा केस बीच में ना आ जाता। इस पूरी जांच का पहला धागा मिला राजस्थान में नहीं, बल्कि लखनऊ में। वहां पुलिस एक फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच कर रही थी और उन्हें कुछ पैसे मिले जिसके तार राजस्थान में ओएमआर स्कैन करने वाली इसी प्राइवेट कंपनी से जुड़े थे। बस यहीं से एसओजी को पहली बड़ी लीड मिली। तो सबूत कैसे मिला? एसओजी ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत मेहनत वाला काम किया। उन्होंने हर एक संदिग्ध कैंडिडेट की ओरिजिनल स्कैन की हुई ओएमआर कॉपी को निकाला और उसे फाइनल रिजल्ट के डेटा से मिलाया, और बस यहीं पर सारा खेल पकड़ में आ गया। और जब ये तुलना की गई तो जो नतीजे सामने आए वो होश उड़ा देने वाले थे। किसी के 35 नंबर 191 बन गए, किसी के 68 नंबर 160 हो गए, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला केस तो था -6 मार्क्स का, जो सीधे 259 में बदल गए। ये नंबर झूठ नहीं बोलते। तो जब ये घोटाला पकड़ा गया तो इसके बाद क्या हुआ? इसका असर सिर्फ कुछ नौकरियों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स और सरकारी संस्थानों के लिए भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया।
इस भ्रष्टाचार की असली कीमत बहुत बड़ी है। ये सिर्फ कुछ सीटों का मामला नहीं है, ये उन लाखों मेहनती स्टूडेंट्स के भरोसे को तोड़ने जैसा है जो सालों साल तैयारी करते हैं। जब सिस्टम के अंदर ही सेंध लग जाए तो फिर मेहनत का क्या मतलब रह जाता है। इस धोखाधड़ी का असर समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लगभग 9.5 लाख लोगों ने सिर्फ 3,212 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इनमें से 38 धोखाधड़ी के मामले सामने आए। ये संख्या शायद छोटी लगे, लेकिन ये 38 सीटें उन काबिल उम्मीदवारों से छीन ली गईं जो शायद जिंदगी भर इसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, पॉलिटिक्स। विपक्ष ने उस वक्त की सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष से भी ये सवाल पूछे गए कि अगर ये लोग इतने सालों से एक्टिव थे तो उनके राज में भी तो वही लोग काम कर रहे थे। संस्थागत जवाबदेही की समस्या भी सामने आई। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि ये सब मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि जब तक सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट लोग और कमजोर प्रोसेस नहीं बदलेगा, तब तक सिर्फ चेयरमैन बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। आखिर में इस पूरे मामले का सबसे बड़ा नुकसान यही है। ये किसी एक इंसान या पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नींव पर हमला है। जब एक स्टूडेंट का उन संस्थाओं से भरोसा उड़ जाता है जो ईमानदारी और काबिलियत सुनिश्चित करने के लिए बनी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम की रक्षा करने वाले ही उसे खोखला करने लगें, तो एक आम मेहनती इंसान आखिर कहाँ जाए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। शुक्रिया। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।